राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बालिकाओं के अदम्य साहस और उपलब्धियों को किया नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को 153 परियोजनाओं की दी सौगात। 2024 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद के डुल्ट गांव से अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश भर में 60 तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्यों का किया उद्घाटन। और हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंचकूला में भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वाले शिकायतकर्ताओं को किया सम्मानित। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शिकायतकर्ता हैं मजबूत कड़ी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के अदम्य साहस और उपलब्धियों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं से अलग पहचान बनाई है। प्रत्येक बालिका चेंज मेकर है जो राष्ट्र और समाज को बेहतर बनाती है। पिछले एक दशक से सरकार ऐसे राष्ट्र के निर्माण का प्रयास कर रही है जहां हर बालिका को सीखने, आगे बढ़ने और प्रगति करने का मौका मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बालिकाओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतवर्ष का इतिहास मातृशक्तियों की गौरव गाथा से समृद्ध रहा है। वर्तमान में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2024 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 740 करोड़ से अधिक की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और 1374 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 78 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 24 जनवरी 2024 को 2024 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया है। सरकार भौतिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के भी कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन कर पारदर्शिता लाने का कार्य किया है। विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े बताता है, जबकि हरियाणा में सेल्फ डिक्लेयर्ड आंकड़ों के हिसाब से 8.5% बेरोजगारी है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में हिसार एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में और भी अधिक विकास होगा। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन तैयार है और इसका जल्द ही रेल मंत्री उद्घाटन करेंगे। सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं। भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर्स के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। पर लूवास के कुलपति विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बचे हुए निर्माण कार्यों के पूरा होने पर लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय का एक भव्य परिसर दिखाई देगा। जो पहला हमारी ऑफिस और बिल्डिंग है, ये कंप्लीट हो गया, उसका इनॉग्रेशन आज हुआ है। कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ समय में 4-5 महीने में पूरा हो जाएगा और उसमें फिर यथावत क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बाकी दूसरे दो फेज, जो दूसरा फेज है हमारा, उसमें करीबन 19 प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया और जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
बाकी प्रोजेक्ट्स को हम जल्दी ही टेकअप करेंगे, उसको शुरू करेंगे और दोनों प्रोजेक्ट्स को जब समाप्त हो जाएंगे तो एक ये जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटरनरी मिनरल साइंसेज यूनिवर्सिटी के रूप में आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज पलवल के जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पलवल जिले में 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद चहुमुखी विकास हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया घूम रहा है। पूरे हरियाणा में 2024 करोड़ के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिनमें से आज पलवल जिले में 24 करोड़ 39 लाख की 4 परियोजनाओं के 2 के उद्घाटन और 2 के शिलान्यास किए हैं। जो उद्घाटन है आज पलवल जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका 10 करोड़ 37 लाख की लागत से जो बनकर तैयार हुई है उसको पक्का करके उसका आज उद्घाटन किया गया है। इसी तरह बगोला में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का 2 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से नया बन के तैयार है, उसका उद्घाटन किया गया है। 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें जैंदापुर में 66 kVA के सब स्टेशन का 10 करोड़ 5 लाख की जिसकी लागत है, आज उसका शिलान्यास किया गया है। और इसी तरह पिंगोड़ से नंगला बुग्गी का एक रास्ता है हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का 1 करोड़ 4 लाख की लागत से आज उसका भी शुभारंभ किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज रेवाड़ी जिले को करीब 176 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मनोहर सौगात दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ और जिसके अंदर 176 करोड़ रुपए के करीब हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर भी शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिला वासियों को सबको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर वो रेवाड़ी जिले को इस तरह के प्रोजेक्ट, इस तरह के तोहफे देते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच चुके हैं। तो हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता हर दम चुनाव के लिए तैयार रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फतेहाबाद जिले के डूल्ट गांव से अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश भर में 60 तालाबों के सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत सरोवर जल परियोजना जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश में 41 करोड़ रुपए की लागत से 60 तालाबों का उद्धारीकरण व नवीनीकरण किया गया है। 60 में से 31 परियोजनाएं जिला फतेहाबाद में हैं। सीएम ने कहा कि पानी के रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड करता है तथा इस वर्ष बोर्ड ने हरियाणा के कार्य को अव्वल बताया है, जिसका कारण हमारे अमृत सरोवर भी हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से भी जल संरक्षण में योगदान देने की अपील की। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है, पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान पूरा वाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहाँ पानी जमीन से निकालो और यहाँ धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहां धान बोना शुरू कर दिया और वहां जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या? दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा।
और खराब करने के बाद वही जमीन जहां चने अच्छे वाले होते थे उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई, वाटर लॉगिंग हो गई है। पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के वाइस चेयरमैन प्रभाकर कुमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 19,665 सरोवर हैं। इन सरोवरों के आसपास वृक्षारोपण करके गांव के वातावरण को शुद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। जो हमारे पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर 19,665 तालाब हैं जो सरकारी पे हैं, और साढ़े 11,000 तालाब ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि जो पॉल्यूटेड तालाब हैं उनको पहले ठीक किया जाए, और इसी क्रम में हम लोगों ने 7,000 का 2024-25 तक ठीक करने का लक्ष्य रखा है, और 23-24 तक हमने 3,100 का हम लोगों ने 4,500 का लक्ष्य रखा है। और अभी इसके लाभ यह है कि एक तो हमारा जो गिरता हुआ भूजल स्तर है, जो पानी जो हमारे तालाब में जो रिस्टोर होता है तो रिचार्ज भी होता है ग्राउंड को। तो ऐसे जितने भी तालाब हैं लगभग हमारा जो टारगेट है कि 5,000 करोड़ लीटर का हम जल का संचय करेंगे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पंचकुला स्थित भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के कार्यालय में भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने वाले शिकायतकर्ताओं को सम्मानित किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शिकायतकर्ता मजबूत कड़ी हैं। विभाग द्वारा वेबसाइट पर एक हीरोज गैलरीज भी बनाई गई है, जहां इनके बारे में अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का टोल फ्री नंबर काफी प्रभावी रहा है। ज्यादातर शिकायतें इसी के माध्यम से विभाग को मिली हैं। 2023 में 152 रिश्वत के मामले दर्ज हुए, जिनमें 226 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 अराजपत्रित और 40 आम आदमी गिरफ्तार किए गए। इस दौरान 86 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुहिम को गति मिली है। तो बहुत सारे लोग इनमें हमें टोल फ्री नंबर से जुड़े, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है शिकायत की, और वेरीफाई किसी सरकारी काम के लिए की जा रही है तो उस पर ट्रैप केस प्लान किया जाता है। तो इस वर्ष जो 2023 था, इसमें 152 ट्रैप केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो ने, इन 152 केसेस में करीब 186 पब्लिक सर्वेंट्स गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 गस्टेड रैंक मिडलमैन जो दलाली का काम करते हैं लोग, इस प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम देर अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। इस वर्ष ये पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को दिया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिले के बच्चे भी शामिल हैं और इन बच्चों में 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। विजेता बच्चों में महेंद्रगढ़ जिले की 9 वर्षीय गरिमा भी शामिल हैं। बातचीत के दौरान बच्चों ने अपनी उपलब्धियों का विवरण साझा किया। संगीत, संस्कृति, सौर ऊर्जा और खेल जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री ने बच्चों से पराक्रम दिवस के महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बच्चों को बताया कि सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक पुरस्कार विजेता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं बाल पुरस्कार विजेता बच्चों ने पीएम से मुलाकात करने पर खुशी जताई। जिसका चयन हुआ है मेरे एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए, तो मैंने उनको ये बातें शेयर की और उनका आशीर्वाद पाया। पीएम से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुआ कि पीएम सर ने ऐसे ऐसे बात किए जो हमारे भविष्य के लिए बहुत उज्जवल होंगे, कैसे हमें बढ़ना चाहिए आगे, और बहुत ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स दिए जिससे हम लोगों को कैसे करके आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। पीएम ने नेताजी के आदर्शों और सपनों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नेताजी देश के युवाओं के लिए आदर्श हैं। आज देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से मजबूत तथा रणनीतिक रूप से सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से अपनी रक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। सरकार भारत की सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है। वोकल फॉर लोकल को अपनाने का ये पर्व है, पर्यटन को बढ़ावा देने का ये पर्व है, विविधता के सम्मान का ये पर्व है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। हम भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। सैकड़ों ऐसे हथियार और उपकरण हैं जिनका इंपोर्ट आज पूरे देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में शामिल हो रहा है। परिक्रमा दिवस के अवसर पर कल रेवाड़ी के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने आजाद हिंद फौज में रहे रेवाड़ी के कोसली गांव के 103 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह और भूरथला गांव के 105 वर्षीय हरि सिंह से उनके आवास पर जाकर भेंट की। उपायुक्त ने इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का संदेश दिया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह ने अपने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि ये नेताजी से बहुत प्रभावित थे। 1941 से 1945 तक नेताजी के साथ सैनिक की भूमिका में रहे और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 1945 में बर्मा में रंगून सेंट्रल जेल में कैद रहे। बतौर सैनिक उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध 1948, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1971 में भी देश सेवा के साथ सैनिक दायित्व निभाया। हमारी सरकार ने हमारी चुनाई की, अंग्रेजों ने कोई हमको पैसा वगैरह कुछ नहीं हमको दिया। अपनी सरकार ने ऐसा ऐसा हमारी सब चीज पूरी कर। भूरथला निवासी स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह ने बताया कि वो अक्टूबर 1941 में भर्ती हुए और 1946 तक आजाद हिंद फौज में सिपाही के रूप में सेवाएं दी और 22 साल की आयु में देश की आज़ादी में योगदान दिया। वहीं उपायुक्त ने इन स्वतंत्रता सेनानियों से के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे राष्ट्र का गौरव हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को उनके शौर्य और साहस पर गर्व है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इनका सम्मान करने यहाँ पर आया था। हमने इनको सम्मानित किया और अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया कि पूरा राज्य, पूरा देश और देश के सभी वासी उनका अभिनंदन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं कि उन्होंने उस समय जो भी आहुतियाँ दी, इतनी दूर जाके परिवार से देश के लिए लड़े, उसके लिए देश का हर निवासी उनको शत-शत नमन करता है। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस साल रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 4 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल नई सुबह बनकर आई। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत इन छात्रों से संवाद का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे। पीएम ने छात्रों को जो सुझाव दिए, उनसे न केवल तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिली, बल्कि छात्रों के परीक्षा परिणाम भी बेहतर हुए। परीक्षा पे चर्चा के पिछले संस्करणों में हिस्सा ले चुके छात्र पीएम के इस संवाद को परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए बहुत कारगर मानते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइफ में क्या चलेगा, क्या होगा, 12th क्लियर भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद
जब मैं उनसे मिला, वो वहाँ पे जो बातें उन्होंने बताई वो बहुत दिल के अंदर तक गई। और उसके बाद तो मैंने 12th का एग्ज़ाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया। बच्चों के दिल तक जाते हैं, वो बच्चों की समस्याओं तक जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आती है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों के मन को असफलता के डर से मुक्त करने में बहुत मदद की है। पीएम ने छात्रों को समझाया कि वो अपने 100% प्रयास सुनिश्चित करें और परिणामों से जुड़ी किसी भी आशंका या भय को परीक्षा कक्ष के बाहर ही छोड़ दें। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, और ना ही मुझे ये पता था कि वो इंटरैक्शन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एग्ज़ाम स्ट्रेस के दौरान अगर प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करें तो ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे पीछे हमारे साथ खड़ा है, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती है। पीएम ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों की फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर लगातार बल दिया है। पीएम ने इस संवाद के माध्यम से रेखांकित किया कि परीक्षा से जुड़े भय और इस बार दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के 8 जनप्रतिनिधियों को भी वरिष्ठ अतिथि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रदेश भर में सफलता के कार्यों में अग्रणी फतेहाबाद के धारसुल गांव की सरपंच रीना रानी तथा उनके पति कुलदीप सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने गांव में विकास को लेकर अद्भुत कार्य किए हैं। सरपंच दंपति सम्मान से काफी खुश हैं। पहले नंबर पर सफाई के काम में पहले नंबर पर आया है हरियाणा में, और मैं प्रयास करती हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा काम, हमारा नाम भारत में पूरे पहले नंबर पर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया और हम वहाँ दिल्ली परेड में जा रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और पंचायत एवं विकास मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी का भी धन्यवाद करते। गांव में जी जो खेतों के रास्ते थे सभी पक्के कर दिए जब हमने, और जो डाणियों के रास्ते थे लगभग पक्के हो गए, एक आधा ही रह गया। और गाँव में पंचायत घर का ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यकरण पूरा तैयार कर दिया है। ब्लॉक पंचायत अधिकारी अरुण जिंदल ने बताया कि ग्राम पंचायत के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए प्रदेश के 8 सरपंचों को गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया है, जिसमें उनके अधिकारी भी शामिल हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर वो भी सरपंच दंपत्ति के साथ दिल्ली जा रहे हैं। वहीं धारसुल के ग्रामीणों ने कहा कि वास्तव में उनका गांव किसी शहर से कम नहीं है। जब से ये पंचायत बनी है तभी से दिन रात कार्य चल रहे हैं और गांव का नक्शा ही बदल गया है। के दिल्ली में होने वाले फंक्शन में भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं हूं और एबीपी संदीप कुमार जी हैं जाखल से, रीना देवी है सरपंच दारसुल खुर्द से, और हमारे बलजीत सिंह जी हैं लोहाखेड़ा से। बाकी 6 सरपंच दूसरे जिलों से हैं। हम सभी जा रहे हैं और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम उल्लेखनीय कार्य करते रहें, ताकि हमारे डिपार्टमेंट का हरियाणा की तरफ से पूरे भारत में नाम हो। इतने अच्छे काम रही है। हमारे गांव का स्कूल है जो लड़कियों वाला स्कूल में इतना गंद था, यहाँ पे बच्चों को जाने की इतनी तकलीफ थी। बच्चे अंदर जाने से कतराते थे, कभी ईंट रख के जाते थे, कई बच्चे गिर जाते थे, पानी खड़ा रहता था हर टाइम। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, एक बार दिखा दो, देखो काम चल रहा है जोरों शोरों से। ठीक है जी। और जो गाँव के काम है अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बढ़िया है। जो भी काम बोल देते हैं हाथों हाथ, मतलब कि आज काम बोल दिया तो कल या परसों के साथ काम हो जाता है। ठीक है जी। और जो गांव के काम है, मतलब जैसे एक जोड़ी का काम था हमारा, वाटर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता है। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे।
1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र उनके नायकों को याद कर रहा है जिन्हें भुला दिया गया। देशवासियों ने भारत को नए रूप में देखा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है। इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है। इस मौके पर कानूनी सेवाओं का दायरा पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल न्याय सेतु भी शुरू की गई। इसमें सबको न्याय, हर घर न्याय, नवभारत नवसंकल्प और विधि जागृति अभियान जैसी थीम शामिल की गई हैं। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज के अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों तक न्याय की पहुंच को बढ़ाना है। संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है। संविधान के आधार पर ही 3 तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया गया और अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आज करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान और पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने को लेकर आज एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और प्रभारी ने भाग लिया। मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसका उद्देश्य उन नीतियों और कामगारों को मजबूत करना है जो वर्षों से अपने परंपरागत कार्यों में लगे हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर संपर्क करेंगे और उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी देंगे। दिया है, पहले उसका बजट जारी किया है, फिर योजना को लॉन्च किया है और वो जो 18 जाति हैं जो परंपरागत काम करते थे वो छूट गए थे, वो काम छूटे नहीं, उन तक सरकार पहुंच करके उनको मजबूत करके उनको सहयोग करके उनको काम में आगे उठाने का कार्य वो कर रही है सरकार। उसको लेकर के कार्यशाला रखी गई है ताकि जो लोग इस प्रकार के हैं जो अपना काम करना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करके और उन तक सरकार लाभ पहुंचाए। ये इसको लेकर के आज कार्यशाला रखी गई है। दूसरी गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान को लेकर के 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। देश का एक नया इतिहास लिखा है, हर वर्ग तक लाभ पहुंचाया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का कार्ड दिया है, चाहे बीपीएल कार्ड बना है, चाहे उसका जनधन खाता खुला है, चाहे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है। एक अन्य सवाल के जवाब में नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं वही लोग उनकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी जांच कर रही है, उन्हें पहले उन सवालों के जवाब देने चाहिए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसे हुए हैं, वही लोग इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ तो मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर फंसा हुआ मिलता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। हुड्डा साहब के खिलाफ हो रही है, वो जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।